तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं और हमारे नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं जो है एनीवेज वेट। इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? होमोफोन्स और होमोनिम्स के बारे में। होमोफोन्स क्या है? चलो आप बताओ, आप बोलो, आप बोलो, मेरे साथ बोलो। होमोफोन्स यानी ऐसे वर्ड्स जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम है बट जिसका मीनिंग और जिसकी स्पेलिंग दोनों अलग है, उसे कहते हैं होमोफोन्स। फिर होमोनिम्स कौन से हैं? होमोनिम्स यानी वो वर्ड्स जिसका प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग तो एकदम सेम है, डिक्टो सेम है, बट जिसका मीनिंग टोटल अलग है, पूरा का पूरा उसके मीनिंग का डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है दोनों के मीनिंग में। वर्ड्स के वो वर्ड के दो अलग मीनिंग्स हैं ऐसे। तो ये था हमने होमोनिम्स और होमोफोन्स के बारे में पढ़ा था। उसके पहले हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ा था। आई होप आप लोग सब कुछ रिवीजन डेली कर रहे हो। डेली थोड़ा तो भी करो यार, बहुत जरूरी है आप लोगों को करना, बिकॉज ये चीज ना बहुत आने के चांसेस भी है, चलो समझो। और प्लस इसमें स्कोर हो सकता है, क्योंकि अगर एक बार आपको एक रफ आइडिया भी आ गया है एक वर्ड का मीनिंग क्या है, तब आपको जो ऑप्शंस दिए जाएंगे आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हो कि अच्छा इसका ये मीनिंग है या हो सकता है। एंड देखिए हमें और यहाँ पे हमें सिर्फ स्कोर नहीं करना है, सिर्फ पास नहीं होना है, हमें तो रैंक लाना है ना। तो आपको तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी रैंक लाने के लिए, ऐसी थोड़ी ना रैंक आता है मेहनत के बिना। तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत, एक चैप्टर भी नहीं छोड़ना है, याद रखिए एक चैप्टर भी नहीं छोड़ना है, बिकॉज एक मार्क से भी हमें बहुत इफेक्ट हो सकता है। तो आपको ना चैप्टर छोड़ना है ना कुछ ऐसे आधा अधूरा करके जाना है, करेंगे ना परफेक्ट ही करना है। और आपके पास टाइम है, बहुत टाइम है, अभी भी इनफ टाइम है कि आपके एग्जाम तक आप ये सारी चीजें कवर कर सको। और एक ध्यान रखो कि एग्जाम के पहले ना आपका एटलीस्ट 2 बार, एटलीस्ट बोल रही हूँ मैं, मिनिमम 2 बार तो रिवीजन हर सब्जेक्ट का हो जाना चाहिए, हर चैप्टर का हो जाना चाहिए। और जो आपके फेवरेट चैप्टर्स है, जो आपको पता है बहुत इजी है, मैं आराम से कर लूंगा ना, उसको थोड़ा ऐसे थोड़ा करके करो। जो आपको टफ जाता है ऑब्वियसली उस पर ज्यादा ध्यान दो। ऐसे ना करो कि टफ है तो मैं इसको पूरा ही छोड़ दूं, टोटल इग्नोर, नहीं ऐसे मत करना। प्रैक्टिस करते रहना, पढ़ते रहना। एक बार आपके माइंड को वो एक क्या बोलते हैं आदत हो जाती है ना, वही चीजें पढ़ने की, तो वो थोड़ा इजी होने लगती है हमारे लिए, चीजें आसान हो जाती है। तो आपको थोड़ा आपके माइंड को भी ट्रिक करना होगा कि अरे यार इजी है यार, क्यों इजी है, हम कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आपके माइंड को ट्रिक करना होगा। एवरीथिंग इज हियर। अगर आपका माइंड में आपने बिठा लिया कि यार ये बहुत टफ है, नहीं होने वाला है, तो आप कितना भी कर लो तो नहीं होगा। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि ये होने वाला है, आपसे होगा, अच्छा होगा, और आपके माइंड आपको ये बोलता है, आप आपके माइंड को ये बोलते हो ए पगला है क्या तू, आराम से अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आसान है, 1-2 बार रीड करेंगे हमें सब समझ में आ जाएगा, तो आपको एक्चुअली सब समझ में आ जाएगा। सीरियसली बोल रही हूँ, ट्राई करके देखना। जो चीज आपको डिफिकल्ट जाती है उसमें आप स्पेशली ट्राई करके देखना कि क्या आपको वो चीज इजी करने में क्या दिक्कत है। जो एक चीज आप ऐसे रखो कि हार्ड है बोलो, आने वाली चीज भी उसमें ही नहीं आएगी। और आप ये बोलो खुद को कि यार ये इजी है, आ जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, आ जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आपको वो चीज आसानी से समझ में आएगी। एक्चुअली जो पार्ट आपको डिफिकल्ट जा रहा था ना, वो भी बहुत इजी हो जाने लगेगा। एक दो चीज प्रैक्टिस लगेगी और माइंड को आपको सेट करना होगा कि आसान है। माइंड को सेट कर लिया टफ है तो सब कुछ टफ ही है। एनीवेज चलिए आज हम हमारे चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं, जहां हम सीखेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमें यूज करके हमारा इम्पैक्ट अच्छा होगा, हम कम शब्दों में ज्यादा मीनिंग दे पाएंगे। ऐसे वर्ड्स जो एक पूरे सेंटेंस को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी को बोलना है अरे यार वो लड़का, दैट बॉय या दैट गाय डजंट बिलीव इन गॉड, तो आप क्या बोलोगे? एक बड़ा सारा सेंटेंस है, दैट बॉय डजंट बिलीव इन गॉड, काफी बड़ा है, बट आप इसको एक छोटे सेंटेंस, एकदम छोटा सा 3 वर्ड्स में बोल दो, दैट बॉय इज एथिस्ट, क्या हो गया? आसानी से बदल गया ना, इजी हो गया, समझ में आ गया कि भाई उसको भगवान में विश्वास है नहीं, भरोसा, उसको कोई भगवान से लेना देना है नहीं, इज एन एथिस्ट। तो हमें कितने इजीली वो वर्ड
ये करने आ गए, क्या कहते हैं, वर्ड को यूज करने आ गया, और हमारा सेंटेंस भी शॉर्ट हो गया, हमारा कम्युनिकेशन भी फास्ट हो गया, और चीजें भी आसानी सामने वाले को भी समझ गई, है ना। तो ये है हमारा वही सेक्शन जहां हम कुछ ऐसे वर्ड्स सीखेंगे जो एक पूरे सेंटेंस को रिप्लेस करेगा, जो कुछ एक पर्टिकुलर सिनेरियो को डिनोट करता है। मतलब अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो आप उसके लिए ये वर्ड यूज करो, ये उस वर्ड ऐसा कहते हैं। जैसे अगर बाहर बहुत तूफान आ रहा है, आंधी बादल, ऐसे बहुत 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 सब कुछ गड़बड़ाहट हो रही है, सब एकदम काले बादल छाए हैं, बहुत जोरों से हवा चल रही है, तो हम क्या बोलते हैं उसे, ऐसे पूरा डिस्क्राइब करते हैं, फिर हम, बट उसके लिए वर्ड क्या है, साइक्लोन। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स है जहां एक बड़े सारे सेंटेंस को जिसको आप इतना डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, उससे बेटर है कि वर्ड बोल दो, वो वर्ड में ही पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाता है। जैसे आप साइक्लोन सुनोगे तो आपके दिमाग अपने आप आपका दिमाग चलने लगेगा, अच्छा ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, वैसा हो रहा होगा। तो ये भी ऐसा ही है कि ऐसे ही हम कुछ वर्ड सीखेंगे। पहले हम आपके जो इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं उसके पूरे वर्ड्स हम कवर करेंगे। बहुत कम नोट्स, बहुत कम वर्ड्स दिए, ऑब्वियसली इसमें से इससे ज्यादा ही कुछ आने हैं। तो मैंने थोड़ी सी आप एक्स्ट्रा रिसर्च की है, और आप लोगों के लिए जो पुरानी एग्जाम्स हुई है या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुई है वहां पे कौन से वर्ड जैसे बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, प्लस पूछे जाते हैं, आई मीन वैसे एग्जाम्स में कौन से वर्ड्स फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, और हमारी जो डेली लाइफ है, आजकल का जो सिनेरियो है, प्रेजेंट जो सिनेरियो है, हमारे आसपास का सराउंडिंग का सोशल सिनेरियो, वहां पे ऐसे कौन से वर्ड्स है जो फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे हैं, बहुत यूज में आ रहे हैं, लोग बहुत बोल रहे हैं, बट शायद हमें उसके मीनिंग इतना क्लियरली नहीं पता है। तो हम वैसे भी कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे, और हम वो भी पढ़ेंगे जो कुछ प्रीवियस एग्जाम्स में, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, बहुत बार उसका रिपीटेटिवली वो चीज पे कॉन्सेंट्रेट किया गया है, और ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको डेली लाइफ में भी यूज आएंगे ही में, और क्योंकि वो बहुत रनिंग में है वो वर्ड, तो हो सकता है कि इंस्टीट्यूट भी उस पर कोई क्वेश्चन पूछ ले। तो चलिए हम पहला वर्ड हमारा आज का देखते हैं। चलो पहला सेंटेंस हम हमारा देखते हैं, आज का फ्रेज, वो सेंटेंस हमारा है, ग्रीड, इनऑर्डिनेट डिजायर टू गेन एंड होल्ड वेल्थ। क्या होगा इसका मतलब, क्या है ग्रीड, अगर ग्रीड हो, आपके पास ऐसा बहुत ऐसी इच्छा है कि आपका ऐसा विश है कि आप ना बहुत सारा पैसा सिर्फ जमा करो जमा करो जमा करो जमा करो, खर्च करना ही नहीं, आपने जमा 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 करना है, और उस पैसों से ना किसी का भला भी नहीं करना है, सिर्फ पैसा जमा करना है, बाय हुक और बाय क्रुक, कैसे भी करो बट करो। तो इसको क्या बोला जाता है, एवरिस, एवरिस, इसको बोला जाता है एवरिस, AVARICE, एवरिस, इसे बोला जाता है एवरेज। ऐसा अगर कोई इंसान कुछ करता है, ऐसे इंसान में कोई क्वालिटी है, तो वो इंसान कैसा होता है, एवरेज इंसान, ठीक है। देन द नेक्स्ट, दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, ऐसा कोई चीज, ऐसी कोई चीज जिसको आप फोर्स या किसी के साथ, जिसको आप कुछ जबरदस्ती, या आपको पता है वो इंसान इतना ढीठ है कि वो न ठस से मस नहीं होने वाला है, उसको आप हरा ही नहीं सकते हो। तो ऐसा अगर कोई ऐसे किसी में क्वालिटी है, तो उसकी क्वालिटी क्या होती है, इम्प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल, मतलब भैया उसको आप हरा नहीं सकते। उसके लिए एक और वर्ड है, इनविंसिबल। क्या वर्ड है, इनविंसिबल। तो ये दो वर्ड्स है, क्या क्या डिनोट करते हैं, अ पर्सन हु कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स। इसके लिए एक और सेंटेंस है, मतलब इम्प्रेग्नेबल के लिए एक और सेंटेंस है जो हम आगे पढ़ेंगे, हम जब PDF रेफर करेंगे तब वहां पे कुछ और ऐसे सेंटेंस, इसमें से कुछ वर्ड्स के ऐसे मुझे और नए सेंटेंसेस मिले हैं कि किस तरीके से उसे और ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियस इंस्टीट्यूट ऐसे कैसे थोड़ी ना उठा के पूछेगी, इतना इजी तो नहीं करेगी, हम CS कर रहे हैं भाई, लेवल है हमारी, तो हम थोड़ा सा ट्विस्ट करके हमें पूछा जाएगा। तो उसके लिए भी हमने एक एग्जाम्पल के लिए 3-4 और मैंने ऐसे वर्ड्स मुझे मिले हैं जो आपको मैं बताऊंगी, हम जब पढ़ेंगे तब हम आगे देखेंगे। एनीवेज, द नेक्स्ट है हमारा, वन हु लर्न्स अ सब्जेक्ट एज अ हॉबी। हॉबी के लिए सिर्फ अगर आप हॉबी के लिए आप शायरी लिखते हो, आप हॉबी के लिए गाने लिखते हो, गाने गाते हो, डांस करते हो, आपका आर्ट में इंटरेस्ट है, कुकिंग में इंटरेस्ट है, लेकिन सिर्फ हॉबी है, मतलब आपको इसके साथ ऐसे कोई लॉन्ग टर्म कोई काम नहीं करना है, अगर सिर्फ हॉबी के लिए आप कर रहे हो तो उसे कहा जाएगा एमेच्योर, मतलब आप प्रोफेशनल काम नहीं कर रहे हो, सिर्फ हॉबी के लिए कर रहे हो, तो उसे कहा जाता है एमेच्योर। ही इज एन एमेच्योर इन, क्या कहते हैं उसे, इन सिंगिंग, सिंगिंग इज दिस हॉबी, ऐसे हो जाता है ना। देन द नेक्स्ट, दैट व्हिच कैन नॉट बी इजीली ब्रोकन।
ऐसी चीजें जिसको आसानी से तोड़ नहीं सकते, नाजुक है भैया, लाइक हमारी क्रॉकरीज, हमारी ग्लासेस आई मीन ग्लास के सारे क्रॉकरीज है, हमारे ग्लास के सारे क्या बोलते हैं उसे, कांच के ग्लासेस एंड ऑल, है ना, वो सारी चीजें इजी नाजुक होते हैं, बड़े से बहुत ही नाजुक होते हैं, ग्लासवेयर, सारे ग्लासवेयर बोला जाता है उसे, ग्लास, कांच के ग्लास एंड ऑल, कांच के बाउल्स, कांच के प्लेट्स, उसे कहा जाता है ग्लासवेयर। एक और वर्ड आपको याद रखना है, ग्लासवेयर। तो ये सारे जो वर्ड्स, सॉरी, ये सारे जो चीजें जो बहुत नाजुक है, आसानी से टूट जाएगा, उसे कहा जाता है फ्रेजाइल। क्या कहा जाता है? फ्रेजाइल। रिपीट करो मेरे साथ वर्ड्स को, क्या कहा जाता है? फ्रेजाइल। देन नेक्स्ट है टू शो इन डिसीजन, टू स्वे टू एंड फॉर इन द डिसीजन। यानी आप डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हो, आप एक बार बोलो हाँ कर लेते, नहीं, फिर आप बोलोगे हाँ कर लेते, नहीं यार सही होगा नहीं होगा पता नहीं, यार क्या होगा ना, ज्यादा से ज्यादा कर लेंगे तो कुछ अच्छा ही आउटकम होगा, फिर देन आप अगेन आप सोचो अरे नहीं यार ऐसा रिस्क लेना ना बड़ा खतरा है, क्या हो जाएगा कैसे होगा पता नहीं, बोल नहीं सकते। तो ये क्या हो रहा है, आप बहुत कंफ्यूज हो, आपको पता नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप बार बार बोलो कर लेंगे, नहीं यार नहीं करेंगे। पढ़ाई में जैसे मूड नहीं कर रहा है बट मन कर रहा है करने का, क्योंकि भाई टाइम तो बहुत है वेस्ट करने के लिए, मगर टाइम नहीं है, टाइम पढ़ने के लिए बहुत है, वेस्ट करने के लिए नहीं। तो मन तो बहुत कर रहा है पढ़ाई करने का, लेकिन मूड नहीं कर रहा है, तो यार आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, पढ़ाई करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं, तो उसे कहा जाता है वैसिलेट। क्या कहा जाता है उस मूड को, क्या कहा जाता है? वैसिलेट। देन द नेक्स्ट इज प्लीजेंट साउंड या प्लीजेंट साउंड। प्लीजेंट साउंड यानी अरे बहुत ही प्यारा, बहुत मेलेडी है, बहुत ही कानों को सुकून देने वाला गाना है, तो उस वो होता है यूफनी। तो यूफनी, अब मैंने जब यूफनी वर्ड पढ़ा तो मैंने बोला यार चलो आपको एक और इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दी जाए। तो चलिए हम यूफनी तो समझ लिए कि हमें यूफनी कब यूज होता है, यूफनी वर्ड का मतलब क्या होता है भैया, जब कोई प्लीजेंट साउंड हो रही है, बहुत प्यारा म्यूजिक कोई बजा रहा है, कानों को सुकून मिल रहा है, तो तब होता है वो यूफनी। अब ये यूफनी जो वर्ड है, अब ये हम थोड़ा सा हमारा जो सिंगल वर्ड है उसे थोड़ा अलग हटके हम जा रहे हैं, थोड़ा वोकैबुलरी पे जा रहे हैं। ओके, तो ये यूफनी जो वर्ड है, इसमें का जो ये ई यू वर्ड है, ये ई यू वर्ड है, तो अब जब भी आप कोई EU से स्टार्ट होने वाला वर्ड देखोगे, जब भी कोई वर्ड आप EU से स्टार्ट होने वाला देखोगे, तो उसका मीनिंग एक ही होता है, मतलब EU का मीनिंग होता है गुड। देखिए क्या है ना, हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो ग्रीक, लैटिन, यहाँ से उन्होंने वर्ड्स उठाए हैं, बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस का मिक्सचर बना के उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज बनाई। ऐसे इंग्लिश ऐसे कोई न्यू लैंग्वेज ऐसे नहीं डेवलप हुई, पुरानी जो लैंग्वेजेस थे उसको मिला के इंग्लिश लैंग्वेज को बनाया गया है। जैसे हमारे यहाँ हिंदी, मराठी संस्कृत से आई है, वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज जो लैटिन, ग्रीक ऐसे लैंग्वेजेस से आई है। तो अब ये EU वर्ड कोई लैटिन या ग्रीक वर्ड है, तो हमारा इतना उसमें रिलेशन नहीं, हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है, बट EU जो है ना लैटिन या कोई ग्रीक वर्ड है, और उसमें ना उसका मीनिंग होता है गुड। तो इंग्लिश में क्या क्या है, जो भी उनको गुड चीजें बतानी, अच्छी चीजें जहां जहां उन्हें बतानी है, ऐसे काफी वर्ड्स को उन्होंने EU चिपका दिया। तो इट्स यूफनी, मतलब क्या हो रहा है भैया, कुछ गुड। तो हमें इतना तो समझ गया EU वर्ड भी कुछ गुड है, कुछ अच्छा हो रहा है। अब यहाँ फनी का मीनिंग, फोनी 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 PHONY, यूफनी, ऐसे आप पढ़ोगे तो यूफनी, जैसे वो संस्कृत में होता है एक स ऐसे हम यूज करते हैं वैसा यूफनी, बट अगर आप सोलली उसको पढ़ोगे तो उसका वर्ड होगा फनी। तो फनी फनी, तो इसका मीनिंग है साउंड, इसका क्या मीनिंग है? साउंड। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हो गया? गुड साउंड, है ना। तो आप ऐसे कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश वर्ड्स पे ध्यान दोगे ना, तो आपको समझेगा कि जो वर्ड्स हैं हमारे, जैसे एक दो चीजों में ब्रेक हो सकते हैं, जैसे अफेक्शनेट, ओके, इंफॉर्मेशन। देखो अब इंफॉर्मेशन में तो कितने सारे वर्ड है, इनफॉर्मेशन, ऐसे 4 इसमें इस वर्ड को ब्रेक कर सकते हैं। तो ये क्यों कर सकते हैं? बिकॉज ये सारे जो वर्ड्स है, इंफॉर्मेशन,
इन सब का इंडिविजुअली भी एक अलग मीनिंग होता है, उसे बोला जाता है रूट्स या उसे बोलते हैं रूट वर्ड्स। तो उसमें सुफिक्स होता है, प्रीफिक्स होता है, बहुत डिटेल है, हमें है नहीं तो हम इतना पढ़ेंगे नहीं उसमें। तो ये सारी चीजें वैसे होती है, बट ये चीज मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ना इससे आपकी जो वोकैबुलरी है, आपको एक बहुत रफ आइडिया चीजों का आने लगता है। आपकी वोकैबुलरी इतनी जो वास्ट हो थोड़ी छोटी हो जाती है। इसे हम ज्यादा डीप में नहीं पढ़ सकते बिकॉज हम कंफ्यूज होने लगते हैं, बहुत डिफिकल्टी हो जाती है, बहुत कंफ्यूजन अपना शुरू हो जाता है। इसलिए हम थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ लेंगे ताकि हमारा थोड़ा और वोकैबुलरी कवर हो जाए। तो एनीवेज, तो ये ईयू एंड फोनी का मीनिंग, तो ई और यू जहाँ पे भी आएगा उसका मीनिंग क्या होता है? गुड। यू वर्ड जहाँ आएगा तो आपको क्या है, जब आप कोई वर्ड पढ़ोगे जिसका वर्ड जो शुरू हो रहा है ईयू से शुरू हो रहा है, तो आपको एक आइडिया तो आ गया। ईयू से शुरू हो रहा है मतलब कुछ गुड है, कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छी चीज हो रही है, गुड, समथिंग इज गुड, सब पॉजिटिव बात होगी, कोई अच्छी बात होगी, तो आप उसका मीनिंग थोड़ा इजीली क्रैक कर सकते हो। इतना सा आपको समझ गया तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। जैसे अगर अभी यूफनी दिया और यहाँ मैंने आपको वेरियस क्या बोलते हैं ऑप्शंस दे दिए, बैड म्यूजिक, वाइब्रेशंस, या फिर गुड म्यूजिक, या फिर ऐसे कुछ मैंने वेरियस आपको दे दिए कि ट्रेमलिंग साउंड्स। तो अगर मैंने ऐसे कुछ आपको वर्ड्स दे दिए तो आपको तो पता है ईयू का मतलब है गुड, तो यहाँ पे मैं कुछ म्यूजिक से प्लीजेंट साउंड दिया है, चलो एक और ऑप्शन, तो आपको पता है अच्छा यहाँ प्लीजेंट साउंड है, वो गुड साउंड की जगह प्लीजेंट साउंड दिया। तो आप जब यू फ्री का पढ़ोगे तो आपको पता है यू का मीनिंग गुड है, आप ऑप्शंस देखोगे तो आपको एक चीज तो समझिए, अच्छा इसका कुछ तो पॉजिटिव मीनिंग ही आ रहा है। तो यहाँ आपको एक ही पॉजिटिव वर्ड दिख रहा है, प्लीजेंट साउंड, तो यू विल बी लाइक ओके समथिंग इज गुड हैपनिंग। तो यहाँ पे इसका मीनिंग यूफनी का मीनिंग हो सकता है प्लीजेंट साउंड। दैट्स वे यू क्रैक द वर्ड्स, ओके, एंड यू क्रैक द क्वेश्चंस आल्सो। तो आपको ऐसे वर्ड्स को पहले ऐसे ब्रेक करना है, ब्रेक किया हमने गुड, ये तो हमें समझ लिया। अब इसका एक और एग्जांपल ले लो, आपको ईयूलॉजी हमने कहाँ पढ़ी थी? सिनोनिम्स में पढ़ा था, ईयूलॉजी पढ़ा था, वहां पे क्या था? प्रेज था। प्रेज क्या होता है? कुछ अच्छी चीज होती है ना, किसी के लिए अच्छा बोलना, कब हम अच्छा बोलते हैं उसे प्रेज बोलते हैं, तो वहां भी ईयूलॉजी का मीनिंग क्या हुआ? प्रेज। एक और वर्ड है यूफोरिया, एक बैंड है, इंडियन बैंड, पुराना हुआ करता था, अब नहीं है, एक पुराना इंडियन बैंड है यूफोरिया बोल के, यूफोरिया, EUPHORIA, आई थिंक ऐसी है उसकी स्पेलिंग, यूफोरिया, हाँ यस ऐसी है स्पेलिंग। तो वो यूफोरिया एक बैंड हुआ करता था, गाने बड़े बढ़िया है, आप सुन सकते हो जाके, बहुत अच्छे गाने उसके। हमारे मतलब मेरे टाइम के, मैं जब जस्ट मेरा बर्थ हुआ था वो टाइम पे बहुत हिट हुआ था ये वाला बैंड। तो यूफोरिया, एनीवेज, तो यूफोरिया का मीनिंग है खुशी, हैप्पीनेस, बहुत खुशी, मतलब क्या कहते हैं मुझे, इतनी खुशी क्या बताए। तो जब ये वाला हमारे पास सीन आता है ना लाइफ में, इतनी खुशी फुलेनेस हमारे ऐसा जब सीन होता है तब उसे बोला जाता है, वो स्टेट हमारा जो है वो यूफोरिया वाला स्टेट, यू आर इन यूफोरिया, मतलब इतने खुश हो कि बस कुछ और आपको कुछ बुरा ही दिख ही नहीं दे, खुशी वाला पार्ट इज यूफोरिया। सी देयर आल्सो इट स्टार्टिंग विद ENU, है ना? तो वैसा ही अब आपके लिए एक होमवर्क है, बड़ा इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्या हुआ ना, एक इंसान है, वो ना बेचारा वो बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे पता है उसे ना बचने के कोई चांसेस ही नहीं है, बेचारा ना बचने के कोई चांसेस ही नहीं है, वो बहुत ही बुरे स्टेज पर है। उसने ना फिर डॉक्टर को बोला, मुझे ना देखो डॉक्टर, मुझे पता है मैं ना ज्यादा दिन रहने वाला हूँ, हार्डली 1 महीना, मैं यहाँ हॉस्पिटल में ही रहने वाला हूँ, वेंटिलेशन के अलावा मुझे आप कहीं रख नहीं सकते हो, जैसे ही वेंटिलेशन से निकालोगे मैं मर जाऊंगा। तो अब मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरा हॉस्पिटल का खर्चा बहुत बढ़ रहा है, अननेसेसरी बर्डन ना मेरे फैमिली पे जा रहा है, और वो उतना वो बर्डन भली सहन कर ले, बट उनको ना वो कहीं ना कहीं वो डेप्थ में जाएंगे, उनके ऊपर कर्जा बढ़ते रहेगा। तो मैं चाहता हूँ जब मैं बच ही नहीं सकता हूँ और मुझे इतना पेन भी हो रहा है कि अब नहीं सहन हो रहा है मुझसे कुछ भी, तो प्लीज आप ना मुझे एक डेथ दे दीजिए, मुझे वेंटिलेटर मेरा बंद कर दीजिए और मुझे मर जाने दीजिए। ये बंदे ने एक ऐसी उसकी स्टोरी उसके डॉक्टर को बोली, ऐसा स्टोरी नहीं बोली, डॉक्टर को ये सारी प्लीड की कि प्लीज मेरा वेंटिलेटर बंद कर दो। ये जो सिनेरियो है ना, ये सिनेरियो के लिए भी एक वर्ड है जो EU से शुरू होता है। अब आप बोलोगे
मैम ये वर्ड जो भी आप वर्ड की बात कर रहे हो वो ईयू से तो शुरू हो रहा है, लेकिन वो कहाँ अच्छा वर्ड है, वो तो कैसा है, ईयू से शुरू है, आपने बोला कुछ गुड होना है, गुड कहाँ हो रहा है, वो तो मर रहा है ना बेचारा। पॉइंट इज भले ही वो मर रहा है बट वो पेन बहुत हो रहा है उसे, है ना, उसको पता है वो आज नहीं तो आज अभी है तो उसको जैसे ही वेंटिलेटर से निकालोगे वो मरने वाला है। तो यहाँ वो सीन कैसा है, उस बंदे को इतना पेन हो रहा है, इतना वो दिक्कत में है, अगर उसे आसानी से अगर डेथ मिलती है तो उसके लिए तो वो गुड है, उसको उसके पेन से छुटकारा मिलेगा, वो अच्छे से खुशी, कहीं ना कहीं उसे खुशी होगी कि फाइनली मैं मर रहा हूँ। तो ये वाला जो सीन है तो यहाँ उसके साथ गुड ही हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है, इस कंटेक्स्ट में उसको अच्छा ही हो रहा है, उसके फैमिली वालों के लिए जो भी हो, बट द पर्सन वो खुद है उसको तो सब अच्छा हो रहा है ना, उसके साथ खुशी हो रही है, ही विल बी हैप्पी कि चलो इतना जो पेन है अब नहीं सहन करना पड़ेगा, अब तो मैं रिलीफ मिलेगा, एक बार मैं मर गया कि मुझे रिलीफ मिलेगा। तो ये जो वर्ड है ये शुरू होता है ईयू से ही, तो आपका ये सिर्फ होमवर्क है छोटा सा कि ये वर्ड को आप ढूंढ के निकालो, मजा आएगा आपको ढूंढने में क्योंकि बहुत इजी वर्ड है। मैं आपको और हिंट नहीं देने वाली, बहुत इजी है, 2-3 लोग करते हैं आपके इसमें से होमवर्क एंड उसको वो तो देंगे आंसर्स, आई नो दैट, बट उसके अलावा भी मुझे सबके आंसर्स चाहिए बिकॉज ये वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड ये आपने वर्ड काफी बार सुना है, आपके कानों से गुजरा है, आपने सुना है बट कभी ध्यान नहीं दिया है। तो ये वर्ड भी शुरू होता है ई यू से। ओके, तो ये आपका होमवर्क था। तो अब हम वापस जाते हैं हमारे यूफनी के बाद नेक्स्ट वर्ड पे, ठीक है। तो एक होमवर्क मिला, एक वोकैबुलरी की न्यू चीज हमने सीखी, यू का मीनिंग होता है गुड, तो जहां पे भी यू वर्ड लगेगा वो होगा गुड, समथिंग गुड इज हैपनिंग, कुछ पॉजिटिव है, कुछ अच्छी वाली बात उसमें बोली होगी, तो वो वर्ड का मीनिंग कुछ उस तरीके का ही होगा। तो ये आज हमने एक नया वर्ड सीखा, नया टिप सिखाएंगे, टिप्स है हमारे लिए कुछ छोटी छोटी वोकैबुलरी को लर्न करने के लिए। वो तो जो आपको मैंने बताया वो तो आपको उस तरीके से लर्न करना ही है, प्लस ये है इतनी बड़ी वोकैबुलरी तो उसमें थोड़ा बहुत हम इसमें देखेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। डेली जैसे कोई ऐसा वर्ड आता है जो मेरे को लगता है कि आपको इसके ऊपर और बताना चाहिए, मैं उसके हिसाब से आपको बताते रहूंगी। देन द नेक्स्ट वर्ड इज डेलिब्रेट किलिंग ऑफ होल कम्युनिटी और रेस, पूरी कम्युनिटी और होल कम्युनिटी और रेस को जानबूझ के मार देना, क्या बोला जाएगा इसको, जेनोसाइड, जेनोसाइड क्या बोला जाएगा, जेनोसाइड। एक ऐसा जेनोसाइड हुआ था यूरोप में, आई गेस, हाँ यूरोप में हुआ था, उसका नाम था बोस्निया जेनोसाइड, जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग थे उनको एक साथ मारा गया जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन। तो ये क्या होता है जेनोसाइड, मतलब क्या हुआ, पर्टिकुलर रिलीजन के पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को एक साथ मार देना बिना कोई रीजन के। Then the next word is the place where an aeroplane is housed. The place where an aeroplane is housed, यानी एरोप्लेन को जहां रखा गया है, जहां एरोप्लेन को रखते हैं, पार्क करते हैं, उसका घर, वो जगह को क्या बोला जाएगा, वो जगह को बोला जाएगा हैंगर, वो जगह को बोला जाएगा हैंगर। हैंगर, ये हैंगर जो है ये एंड होता है GAR से, और एक हैंगर हमें भी पता है जो है HANGER, ये ER से होने वाला नहीं, हम जो एरोप्लेन जहां पे होते हैं, एरोप्लेन जहां पे रखे जाते हैं वो वाला जो प्लेस है उसे बोला जाता है HANGAR वाला हैंगर, और ये हैंगर है जिसमें हम कपड़े लगा के हमारे वार्डरोब में रखते हैं। तो हैंगर, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको HANGAR सेलेक्ट करना है बिकॉज 100% उधर पॉसिबिलिटी है आपको क्या कहते हैं, आपके ऑप्शन में HANGER भी ऑप्शन दिया जाएगा, 100% पॉसिबिलिटी है कि आपको ऐसे आपको वर्ड को ट्विस्ट करके सॉरी एक सिमिलर वर्ड आपको दिया जाएगा। एनीवे सिमिलर वर्ड से याद आया, ये क्या है हैंगर, HANGAR हैंगर, HANGER हैंगर, क्या है ये, हमने पढ़ा था ना, ये क्या है ये, आई होप आप सबने राइट आंसर दिया हो, होमोफोन है ये, एक वर्ड, एक ऐसा वर्ड है होमोफोन है ये, होमोफोन वर्ड है ये, वही हैंगर, हैंगर सेम प्रोनाउंसिएशन है बट वर्ड्स का क्या है,
स्पेलिंग अलग है और मीनिंग भी अलग है। दिस हैंगर, HNGAR वाला जो हैंगर है वो एरोप्लेन के घर को डिनोट करता है, यानी जहां वो पार्क किया जाता है उसे, और HANGER वाला जो है वो कपड़े हम जिस पे लगा के टंगाते हैं उसे डिनोट करता है। तो ये है हमारा एक होमोफोन, जो एक और होमोफोन हमने आज पढ़ा, हैंगर एंड हैंगर। देन नेक्स्ट, a person who is dissatisfied and is inclined to rebel। ये तो हमने बहुत देखा, मतलब ये तो आप ना अभी हर जगह न्यूज में सुनोगे। अभी जो सबसे रिसेंट जो रिसेंट प्रोटेस्ट हो रहा है वो है ब्लैक लाइफ मैटर्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आजकल BLM बोला जा रहा है। तो ब्लैक लाइफ मैटर्स ये एक रिबेल है। यहाँ नहीं क्या हुआ, यहाँ पे किसी के जो थॉट्स थे उससे लोगों को वो सही नहीं लगे। लोग, पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद हाउ द ब्लैक पीपल्स आर बीइंग ट्रीटेड एंड हाउ द गवर्नमेंट इज रिएक्टिंग टुवर्ड्स इट, लाइक गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन। तो लोग उससे क्या हुए, dissatisfied, they are not satisfied, so they are rebelling against government, they are going against government and they are protesting it कि you are doing it wrong, correct your wrongs। तो अगर जब कोई ऐसा कुछ करता है, हमारे यहाँ भी हुआ है CAA और NRC के टाइम पे दिल्ली में, जब लोगों को गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं थे। एक और चल रहा है हांगकांग में, जहाँ पे चाइना चाहता है कि हांगकांग को वो कैप्चर कर ले, बट हांगकांग के लोग चाहते हैं कि वो चाइना के अंदर ना जाए, चाइना का पार्ट ना कहलाए। तो वहां पे भी एक ऐसा रिबेल चल रहा है। तो जब भी कोई पर्सन ऐसे रिबेल करता है, अगर सिंगुलर है, पर्सन अगर रिबेल करता है तो उसे क्या कहते हैं, मैलकंटेंट। क्या कहा जाता है, मैलकंटेंट। तो अगर आप भी किसी के अगेंस्ट जा रहे हो और आपको कोई रिबेलियस आपका नेचर हो गया कि नहीं करना है तो नहीं करना है, हम जो बोल रहे हैं हमें वैसा ही चाहिए, तब आप हो जाओगे मैलकंटेंट। देन द नेक्स्ट वर्ड इज टू प्रिटेंड टू बी सिक इन ऑर्डर टू अवॉइड वर्क। ये आप सब लोग कर रहे हो, डेफिनेटली ये आप सब लोग अपने लाइफ में एक ना एक बार तो किए हो, और स्पेशली ये लॉकडाउन में तो आपने बहुत बार किया है। आपको घर के काम नहीं करने हैं, आपको ना बड़ा आलस आ रहा है घर के काम करने में। आप क्या बोलोगे, मम्मी यार, मम्मी पेट दुख रहा है, मम्मी सर दुख रहा है, मम्मी अच्छा नहीं लग रहा है, कैसे तो भी फील हो रहा है, बोल रहे हो ना आप सब लोग, बोले तो होंगे पक्का। तो आप ये क्या कर रहे हो, आपको घर के काम करने से बचना है, इसलिए आप ये सारे नाटक कर रहे हो। तो जब भी कोई ऐसा एक्ट करेगा जहाँ पे उन ऐसे नाटक करेंगे कि उनको पढ़ाई नहीं करनी है, उन्हें क्या काम नहीं करना है, या उनको कुछ बोला जा रहा है तो वो चीज उन्हें नहीं करनी है, तो उन लोगों को बोला जाता है मलिंगर। क्या बोला जाता है, मलिंगर। नाउ द नेक्स्ट, एक ऐसा पर्सन, वन ऑफ अ रेस और ट्राइब, who has no fixed location and wanders to play from place to place, जगह से जगह पे घूमते रहता। ऐसे इंसान को क्या बोला जाता है, नोमैड। ऐसे इंसान को क्या बोला जाता है, नोमैड। ना घर है ना ठिकाना, बस चलते ही जाना है, चलते ही जाना है, चलते ही जाना है। आई थिंक ये कोई सॉन्ग है ना, याद नहीं आ रहा, आपको पता हो तो गा देना। न घर है ना ठिकाना, बस चलते ही जाना है, चलते ही जाना। अगर ये सॉन्ग जिसको रिप्रेजेंट करता है वो इंसान क्या है, नोमैड। क्या बोला जाएगा, नोमैड। ओके, नाउ द नेक्स्ट, टू स्टडी और कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, बैंक नोट्स और मेडल्स, या कॉइन्स, बैंक नोट्स और मेडल्स के बारे में जो पढ़ाई करता है या उसको कलेक्ट करता है, उस इंसान का क्या बोला जाता है, सॉरी उस एक्ट को क्या बोला जाता है। पढ़ाई कर रहे हो या कलेक्शन कर रहे हो तो उस एक्ट को क्या बोला जाता है, नमिस्मैटिक। क्या बोला जाता है, नमिस्मैटिक्स। नम से यू कैन राइट कि समथिंग रिलेटेड टू नंबर्स होना चाहिए, तो यू हैव टू समवेयर लिंक इट टू कॉइन्स, बैंक एंड मेडल्स, तो नमिस्मैटिक्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज अ ब्लड फ्यूड स्टार्टेड बाय मर्डर सीकिंग वेंजेंस। बदला लेने की इच्छा रखना। तो अगर A blood feud started by murder seeking vengeance, अगर ऐसा कुछ होता है, आपको ऐसी भावनाएं आती है, आपको ऐसी इच्छाएं जगती है, तो वो स्टेट को क्या बोला जाता है, वेंडेटा। क्या बोला जाता है, वेंडेटा। जैसे आप ऐसे बोल सकते हो, डू यू हैव एनी वेंडेटा अगेंस्ट हर, मतलब आपको ऐसी कोई इच्छा हो रही है कि उसके साथ वेंजेंस ले, उसके साथ कोई आप
बदला अपना पूरा करो तो उसे कहा जाता है वेंडेटा। एंड क्या बोलते हैं, वेंडेटा बोल के, वेंडेटा नाम से एक सीरीज भी है नेटफ्लिक्स पे, अगर देखने मिले तो देखना। काइंड ऑफ जो ये डिनोट करता है वेंजेंस से रिलेटेड ही पूरा वो सीरीज, ऑब्वियसली इसीलिए उस सीरीज को नाम वेंडेटा दिया है, तो दैट वर्ड इज वेंडेटा। एंड वो सीरीज है एक्चुअली नेटफ्लिक्स में, काफी अच्छी रेटिंग है, थोड़ा अच्छा है उसका, रिव्यूज भी काफी अच्छे हैं उसके, देखने मिले तो कभी देखना। वेंडेटा डेटा। Then a person who deliberately damage public and private properties, ये तो भैया हम हर जगह पढ़ते हैं, हर न्यूज में पढ़ते हैं, हर जगह हमने इसके बारे में पढ़ा है। उसे कहते हैं जब कोई ऐसा काम कर देता है उसे कहते हैं वेंडलाइज करना। बट जब उस पर्सन को कहते हैं, जब कोई ऐसा एक्ट कंप्लीट कर देता है, पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को खराब कर देता है, उस एक्ट को बोला जाता है वेंडलाइज करना। बट जो ये पर्सन काम करता है, जो करने वाला जो पर्सन है, उसे कहते हैं वेंडल। उसे क्या कहते हैं, वेंडल। तो ये कुछ हमने पढ़े आपके बुक में से। ओके, अब आप एक काम कीजिए, अभी आप फटाक से इसको पॉज कीजिए एज यूजुअल, और आप इस जो बुक है मैं पूरे वर्ड्स को अच्छे से रीड कीजिए। आपको अपने खुद के सेंटेंस बनाने आ रहे तो सेंटेंस बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रीड कर लो एक बार, और फिर अब मैं आगे बढ़ती हूँ। आपने तो पॉज करके वो पढ़ना है, अब पॉज हो गया है, आप पढ़ लिए हो आई होप, तो अब आप आगे बढ़िए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जो पीडीएफ आपको मैंने शेयर किया है उसमें मैंने कुछ और आपको वर्ड्स दिए, इंटरेस्टिंग वर्ड है, कहीं बहुत आपने सुने होंगे, करे आपने देखा होगा या आपको पता होगा, ऐसे भी हो सकता है, तो इट्स वेरी गुड अगर आपको इसमें से पता है वर्ड्स तो, बिकॉज ये तो बहुत रिपीटेटिव है, बहुत बार पूछेगा, इसलिए आई थॉट कि बेटर है आपको ये वर्ड तो पता ही होना चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला वर्ड है ऑलरेडी हमारे बुक में हो चुका है, लेकिन इसको किस तरीके से, एक और तरीके से पूछा जा सकता है, वैसे वो ये है, वन हु डज अ थिंग और प्लेजर एंड नॉट अ प्रोफेशन। क्या है, वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट अ प्रोफेशन। प्लेजर के लिए कर रहे हो, हॉबी किसके लिए करते हो, खुशी के लिए करते हो ना, तो यहाँ हॉबी कहेंगे एमेचर। देन द नेक्स्ट वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है ये, और बड़े इंटरेस्टिंग लोग ऐसे होते हैं, वन हु कैन यूज आइदर हैंड विथ ईज। यानी ऐसे लोग जो दोनों हाथों से लिख सकते हैं। कोई याद आया ऐसा कैरेक्टर, 3 इडियट्स का वायरस? तो हमारे वायरस जी थे जो ऐसे दोनों हाथों से लिख सकते थे। प्लस ऐसा भी है एमपी में ना, क्या कहेंगे, एमपी में एक स्कूल है, एमपी में एक स्कूल है, एक्चुअली है, एमपी में एक स्कूल है, वहां पे बच्चों को दोनों हाथों से लिखाया जाता है। और उनका वहां का ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि वो बच्चे ज्यादा फास्ट है, ग्रास्पिंग पावर उनका बहुत अच्छा है। वो जो पेपर्स है, फॉर योर शॉक, 3 घंटे का पेपर वो लोग 1.5 आवर में कंप्लीट कर लेते हैं। उनकी पढ़ाई बहुत फास्ट हो जाती है, उनको टेबल्स 81 या 80 तक कुछ आते हैं, इमेजिन उतने टेबल्स आते हैं, बिकॉज उनके दोनों ब्रेन वर्क करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि इंसान का ना एक ब्रेन बहुत स्ट्रांग होता है, एक ब्रेन थोड़ा कम स्ट्रांग होता है। तो वहां पे स्कूल में ऐसे ट्राई किया जा रहा है कि बच्चों के दोनों ब्रेन इक्वली वर्क करे ताकि वो ज्यादा जीनियस बने। इसलिए वायरस जी इतने जीनियस थे, और वहां का उनका कहना है कि जब ये बच्चे पास होकर यहाँ से निकलेंगे, वो लोग तो बहुत जीनियस रहेंगे, वो लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। पढ़ाई से रिलेटेड तो उनसे कुछ भी अचीव हो जाता है। प्लस वो लोग इतने, क्या बोलेंगे, इतने उनके पास इतना फ्री टाइम हो जाता है ना, बिकॉज उनकी पढ़ाई फटाफट हो जाती है, सब उनका दोनों ब्रेन वर्क कर रहा है, तो सब चीज उनकी बहुत फास्ट है। तो वो लोग एक्स्ट्रा को-करिकुलर एक्टिविटीज में भी बहुत अच्छे हैं। तो ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो 2-2 हाथों से लिख सकते हैं, है ना, जैसे हमारे वायरस जी, और प्लस हमने वो एमपी के एक स्कूल की बात की है, उनको क्या कहा जाता है, एम्बीडेक्स्टरस। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, एम्बीडेक्स्टरस, दोनों हाथों से यूज करने वाले, दोनों हाथों को यूज करने वाले लोग लिखने के लिए। देन वन हु कैन, सिर्फ लिखने के लिए नहीं, कुछ भी काम करने के लिए, कोई एक ही हाथ से कटिंग कर सकता है, ये लोग दोनों हाथों से कटिंग कर सकते हैं। तो ऐसे कोई भी टास्क करने के लिए जो भी दोनों हाथ जिनका चलता है, वो लोग, उनको कहा जाता है एम्बीडेक्स्टरस। देन द नेक्स्ट इज, ये बहुत इजी है, ये आपको पता ही होगा, वन हु कैन मेक एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ योर अकाउंट्स। आपके अकाउंट्स कौन चेक करता है? एग्जाम वाले पेपर नहीं,
वो अकाउंट्स नहीं। एक्चुअली बिजनेस अकाउंट्स कौन चेक करता है? हमारे ऑडिटर्स लोग। तो उन्हें क्या कहा जाएगा? ऑडिटर्स। अ पर्सन हु, देन द नेक्स्ट वर्ड इज अ पर्सन हु हैज चेंज्ड हिज फेथ, जिसने अपने फेथ को चेंज कर दिया है। एक फेथ, एक का बिलीवर था, उसने दूसरे को अभी चुन लिया है, उसे कहा जाता है एपोस्टेट। क्या कहा जाता है? एपोस्टेट। देन द नेक्स्ट इज वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये हमने अभी स्टार्टिंग में बोला था मैंने, एथिस्ट। देन ये जो टर्म है ना, बहुत आजकल ट्रेंड में है। हमारे जो लॉ है, लीगल हमारे जो कोर्ट्स है, वहां पे इन लोगों की बहुत डिमांड हो चुकी है, क्योंकि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके देते हैं। तो ऐसे लोग, यानी कि अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व देयर डिस्प्यूट्स, एक ऐसा इंसान जिसको दो पार्टीज के डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए अपॉइंट किया गया है, उसे कहा जाता है आर्बिट्रेटर। जैसे आप और आपके फ्रेंड के बीच में कोई झगड़े हो गए, कुछ झगड़ा हो गया, तो आपका कोई तीसरा दोस्त आएगा और वो आपके झगड़े सॉल्व करके देगा। तो ये कौन करके दे रहा है? ये क्या, वो थर्ड पर्सन क्या बन जाता है? आर्बिट्रेटर। देन नेक्स्ट, ये जो नेक्स्ट वर्ड है, हम आज जो नेक्स्ट वर्ड की हम बात करने वाले हैं, ये जो वर्ड है ना, आप जब अभी आपकी जब कॉलेज एक्चुअल में जब कॉलेज अच्छे से आपकी शुरू हो जाएगी, वो वहां पे जो आपका कल्चरल फेस्ट एंड ऑल होगा ना, वहां पे ये बहुत फेमस है। उसे वहां पे बोला जाता है बोहो। बोहो बोल के डे, स्पेशल बोहो ड्रेसिंग करके आने के लिए आपको कहा जाता है आपके फेस्ट के दिन। ये कभी ट्रेडिशनल डे, ये डे, वो डे होता है, तो बोहो डे भी उस दिन होता है। तो ये कहाँ से इंस्पायर्ड है? ये है एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। मतलब भाई अब बिंदास रहो, जैसे रहना है रहो, जो पहनना है पहनो, लोगों का टेंशन ही नहीं लेना है। तो ये क्या है? उसे क्या कहा जाता है? बोहीमैन। बोहीमियन। देन बोहो स्टाइल्स वाला बोहीमियन। देन द नेक्स्ट, हम सब, नेक्स्ट जो वर्ड है उसमें हम सब लोग, कोई भी नहीं, सब लोगों की बचपन में क्या, बहुत की तो आज तक भी मिस्टेक्स होती ही है। हम इसमें एक्सपर्ट्स है ये काम करने में, यानी स्पेलिंग मिस्टेक्स करने में। तो जिन लोगों की हु इज बैड इन स्पेलिंग, जिसकी स्पेलिंग बैड है, जैसे तारे जमीन वाला, क्या नाम था उसका? ओह गॉड, मैं नाम भूल जाती हूँ, वेरी बैड विद दोस थिंग्स, शॉर्ट टर्म मेमोरी वेरी, एनीवेज, क्या नाम था उसका? ईशान, राइट। तारे जमीन पर का ईशान, उसकी हर स्पेलिंग मिस्टेक्स होती थी, हर चीज गलत लिखता था वो। और ऐसे हम लोग भी, आप और मैं भी कोई अलग नहीं, हम कोई बहुत एक्सपर्ट्स नहीं है। एक दो मिस्टेक्स तो हम आज भी करते हैं, आई की जगह ई कभी यूज हो जाता है, बिकॉज कुछ ट्रिकी वर्ड्स रहते हैं उसमें, ऐसे होता है ना हमारा। बट जो बहुत ही खराब है, बैड विद स्पेलिंग्स, उसे क्या कहा जाता है? कैकोग्राफर। क्या कहा जाता है? कैकोग्राफर। जो इसका स्पेलिंग मिस्टेक्स होता है वो कौन है? कैकोग्राफर। देन द नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया, जैसे आजकल हमारे यहाँ पे इंडिया में भक्त बोला जाता है, मतलब एक ही इंसान के पीछे पगला जाना, उसे मोदी भक्त बोल के बहुत फेमस है वो। अ पर्सन डिस्प्लेइंग एग्रेसिव और एक्सैगरेटेड पेट्रियोटिज्म, कुछ ज्यादा ही पेट्रियोटिज्म। और हम देख सकते हैं कि हमारे इंडिया में आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मतलब अच्छा है बट कहीं कहीं बहुत एक्सट्रीम चीज हो जाती है किसी केस में। तो ये जो चीज है, जब कोई ऐसा करता है तो उसे क्या बोला जाता है? चुविनिस्ट। क्या बोला जाता है? चुविनिस्ट। देन द नेक्स्ट इज, अब ये वर्ड हमने पहले पढ़ चुके हैं, बहुत इजी है ये वर्ड। अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। A person who regards the whole world as his country is known as cosmopolitan. Then next, one who shrin at the beliefs of the others. दूसरों के बिलीफ पे वो लोग लाइक कुछ भी सोचते हैं, अपना क्रिटिसाइज करने वाले, तो दे आर कॉल्ड सिनिक। देन नेक्स्ट, ये आपके कोई फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, एक मिनट इसका बताती हूँ मैं आपको, वैसे ये कंप्लीट कर लेते हैं। वन हु ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट, आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स है क्या जो बहुत ही खुद की बड़ाई करते थे, बहुत ही बड़े, मतलब सिर्फ खुद की बड़ाई करने आता है, उसको कुछ नहीं आता। जब कोई ऐसा करता है उसे कहा जाता है ईगोटिस्ट। क्या कहा जाता है? ईगोटिस्ट। देन नेक्स्ट, वन हार्ड टू प्लीज, वन हु इज हार्ड टू प्लीज, एक्चुअली ऐसे होना चाहिए था, वन हु इज हार्ड टू प्लीज, वेरी सेलेक्टिव इन हिज हैबिट्स। पढ़ा था हमने ये, बहुत बारीकी से हर चीज देखते हो, उनको इम्प्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे लोगों को बोला जाता है फास्टी टीडियस। देन नेक्स्ट, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस is called as fugitive. Then fugitive. Then one who believes in faith, जिसको faith पे बड़ा
भरोसा है वो होता है फैटलिस्ट. देन द नेक्स्ट, थिंग्स विच कैन नॉट बी रेड. ऑब्वियसली जिनको आप रीड ही नहीं कर पाओगे वो थिंग्स, उनको क्या बोला जाता है? इल एलिजिबल. Okay, wait. This is page 3 and this is page 2. Okay. Yes, this is page 2. Okay, now the next. A lover of good food. हम सब है ये, हम सब लोग है ये. A lover of good food. Gourmand. क्या बोलेंगे उसे? Gourmand. Then next. conferred as an honor. किसी को ऑनर दिया गया है तो उसे कहा जाएगा ऑनररी. A person of intellectual and erudite taste. बहुत अच्छी टेस्ट है उसकी, बहुत सही सोचता है वो, ऊंची सोच रखने वाला इंसान है, वो क्या कहा जाएगा उसे? हाई ब्रोज. देन नेक्स्ट वन, ये तो बहुत लोग हैं. वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, इंट्रोवर्ट. और इसका ऑपोजिट क्या होगा? एक्सट्रोवर्ट. देन मतलब जो भैया बहुत खुलम खुला, बहुत ज्यादा फ्रेंडली, और इंट्रोवर्ट्स कैसे? ज्यादा जल्दी से किसी से फ्रेंडली नहीं होते. देन नेक्स्ट, हु बिहेव्स विदाउट मॉरल प्रिंसिपल्स इज कॉल्ड एज इमोरल. अ पर्सन हु इज इनकैपेबल ऑफ बीइंग टैम्पर्ड विद, ये हमने पढ़ा था. अ पर्सन हु इज इनकैपेबल ऑफ बीइंग टैम्पर्ड विद इज कॉल्ड एज इम्प्रेग्नेबल. उसको आप उसका बात भी नहीं बाका कर सकते हो, तो वो ऐसे लोगों को बोला जाएगा इम्प्रेग्नेबल. One who is unable to pay his debts. बहुत पढ़ा है हमने ये बिजनेस एनवायरमेंट पे, इस पे अच्छा खासा डिस्कशन किया है. जो अपने डेब्ट्स नहीं पे कर पाता उसे क्या कहेंगे? इंसॉल्वेंट. देन ये आपने आपके लॉ में बड़ा वर्ड यूज किया है. अ पर्सन हु इज मेंटली इल, उसे कहा जाएगा लुनेटिक. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज, बहुत से लोग हैं ऐसे दुनिया में, वन हु लव समवन इन लव विथ हिमसेल्फ. जैसे जब भी मेट की गीता कैसी थी? मुझसे बड़ा प्यार करती थी, मैं अपनी फेवरेट हूँ. तो वो गीता क्या थी? नार्सिसिस्ट. खुद ही से ज्यादा प्यार करते, बाकी लोगों से उनको लेना देना ज्यादा नहीं होता, तो दे आर नोन एज नार्सिसिस्ट. देन ये नेक्स्ट वर्ड, वन हु कलेक्ट्स कॉइन एज हॉबी. हमने पढ़ा है एक इंसान वन हु कलेक्ट्स कॉइन एज हॉबी, उसको कहा जाता है numismatist. ओके फाइन, जो भी आप प्रोनाउंस कर लो उसको अच्छे से, मेरा बड़ा स्लिप ऑफ टंग हो रहा है. डिफरेंस हमें देखना है. वैसे यहाँ पे हमने जो हमारी बुक में पढ़ा था, जब कोई इंसान वो काम करता है, जो स्टडी करता है, उस स्टडी को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ द कलेक्शन ऑफ, मतलब जब जैसे हिस्ट्री पढ़ना वो अलग है, जब कोई पुरानी गाथाएं पढ़ता है उसे कहते हैं हिस्ट्री, है ना. तो वैसे ही यहाँ पे जब कोई ये काम कर रहा है, उस इंसान को नहीं कहेंगे, उस एक्ट को बोला जाता है नमिस्टैटिक्स. उस एक्ट को बोला जाता है. बट जब ये कोई पर्सन ये काम कर रहा है, तो उस पर्सन को क्या कहा जाएगा? आप पढ़ लो वो वर्ड. तो मेरा प्रोनाउंसिएशन का आज क्या लफड़ा हो रहा है पता नहीं. एनीवेज, द नेक्स्ट इज अ लवर ऑफ मैनकाइंड, जिसको ना लोगों से बड़ा प्यार, मतलब ह्यूमन बींग्स उसको बड़े पसंद है, उसको कहा जाता है philanthropist. Okay. Then the next, a person who speaks more than one language, एक लैंग्वेज से ज्यादा जो लैंग्वेज को बोल सकता है उसे क्या कहते हैं? पॉलीग्लॉट. देन ये हम चलो ये पहले पढ़ लेते क्या है. A group of things that have been hidden in a secret place. ये हमारे पास हर जगह होती है, हमारे लैपटॉप में रहती है, हमारे फोन्स में रहती है, हमारे हर इलेक्ट्रॉनिक नहीं, हमारे फोन और हमारे लैपटॉप को तो ये भर देती है और हमारी मेमोरी यही पूरा खा लेती है. द वर्ड इज कैशे. क्या है ये? कैशे क्या है? छुपी रहती है, हमें दिखती नहीं है, हम जाके स्टोरेज में डायरेक्ट डिलीट करते हैं क्योंकि बार बार जमते रहती है, तो दैट इज कैशे. Then the next is a group
ऑफ पीपल टिपिकली विद व्हीकल और एनिमल्स ट्रैवलिंग टुगेदर, उसे क्या कहा जाएगा? कारवान। आपको याद है आपको याद है कि आपको पता ही है कारवान करके एक म्यूजिकल डिवाइस आया है जहाँ पे हम रेडियो है, उसमें पुराने सॉन्ग्स है, कुछ 1000 सॉन्ग्स है उसमें, प्लस वो एज स्पीकर भी काम करता है। कारवान है ना यार, पता है ना, मतलब आइडिया तो नहीं भी पता था, एटलीस्ट आइडिया तो होगा ही कारवान का। तो ये जो कारवान है इसे ये कब कारवान लेकिन किसे बोला जाता है? एक्चुअली ये वर्ड का मीनिंग क्या है? अ ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विथ व्हीकल और एनिमल ट्रैवलिंग टुगेदर नोन एज कारवान। बड़ा सोच के उन्होंने नाम सही रखा है, परफेक्ट नाम है उसके लिए। आप घूमने जाओगे तब वो उसे लेके जाओगे तो मतलब कारवान, वो समझ लो, इट्स फीलिंग है, समझ जाओ। आई कांट मतलब एक्सप्रेस करने नहीं आ रहा है मुझे, तो समझ जाओ। एनीवेज द नेक्स्ट वर्ड इज सर्टन टू हैपन, पक्का होने वाला है। आपकी एग्जाम आने वाली है और आप लोग पास होने वाले हो और आप लोगों को रैंक आने ही वाला है। ऐसा अगर आपने सोच लिया तो आपका आप क्या हो जाओगे? इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब ये होने ही वाला है, जो चीज चेंज हो ही नहीं सकती। आप लोग पास होने ही वाले हो, ये चेंज हो ही नहीं सकता, तो इज इनएविटेबल। देन द नेक्स्ट इज अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग और विशफुल अफेक्शन फॉर अ पीरियड ऑफ पास्ट। ये हम लोग बहुत करते हैं, पुरानी फोटोज देखते और दिल भर आता है, बहुत अच्छा लगता है यार, क्या दिन थे वो, वाह वाह क्या मजे थे। कुछ पुरानी बातें याद आ जाती है, फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, गप्पे लड़ा रहे हो, अरे स्कूल में ऐसे करते थे वैसे करते थे, एकदम पुरानी फीलिंग जाग उठती है। तो क्या होता है वो, उस जो फीलिंग हमें जो फील होता है उस टाइम पे उसे बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया उसे क्या कहा जाता है? नॉस्टैल्जिया। देन द नेक्स्ट, the practice of taking someone else's work or ideas and passing them off as one's own, ये हमारे बॉलीवुड में बहुत होता है। हमारे प्रीतम जी, अनु मलिक जी इसमें बड़े फेमस है और काइंड एक्सपर्ट है। क्या करते हैं वो? फॉरेन का म्यूजिक लेते हैं, खुद का एक गाना बनाते हैं और खुद का गाना है बोल के हर जगह फेमस कर देते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? जब किसी और की चीज लाके खुद के नाम पे बेच रहे हो तो उसे क्या कहा जाता है? प्लेगरिज्म। क्या कहा जाता है? Plagiarism. Then the next, a thing that is kept as a reminder of a person, place or event is souvenir. क्या है वो? souvenir। किसी के रिमाइंडर में, किसी की याद में हमने कुछ चीज रखी तो उसे बोला जाएगा souvenir. An imaginary idol, next is an imaginary idol society free of poverty and suffering. ऐसी सोसाइटी होने से तो रही, बट अगर ऐसी कभी सोसाइटी होती है तो उसे क्या बोला जाएगा? यूटोपिया। क्या बोला जाएगा? यूटोपिया। देन नेक्स्ट, ये हमने तब ही गलती से पढ़ लिया था, थिंग्स विच कैन नॉट बी रेड, जो पढ़ नहीं सकते, मतलब धुंधला धुंधला सा है या खराब हो गया है टेक्स्ट, पढ़ने नहीं आ रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? इनएलिजिबल। फिर नेक्स्ट, इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन, पेपर में से इधर का उधर देख सकते हो आप? नहीं, इतने सारे पेपर्स है, यहाँ का वहां नहीं देख सकते, तो उसे कहा जाएगा ओपेक। देन नेक्स्ट, गवर्नमेंट विंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रूल्स। याद है ना कौन रूल्स बनाता है? याद है ना हमारे 3 मेन हमारे डेमोक्रेसी के पिलर्स क्या है? लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो यहाँ पे लेजिस्लेटर का काम क्या है? रूल्स यानी लॉज बनाना। तो यहाँ पे द गवर्नमेंट विंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रूल इज लेजिस्लेचर। देन नेक्स्ट, थिंग्स विच कैन नॉट बी बिलीव कर सकते हो क्या? इंडिया में इतने सारे लोग, इतने अलग अलग ट्रेडिशन के, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले, अलग अलग तरीके से रहने वाले लोग एक साथ रह रहे हैं। आश्चर्य है ना? दैट इज इनक्रेडिबल। बहुत बहुत एकदम एस्टोनिश हो जाते हैं लोग देख के, क्या यार इंडिया कितना भारी है। दैट इज इनक्रेडिबल। वन विच कैन नॉट बी सीन, ऑब्वियसली इनविजिबल। Person who speaks many languages is called multilingual. Person who sacrifices his life for a cause, क्या कहा जाएगा? आर्मी की जब डेथ हो जाती है उसे क्या कहते हैं? मार्टिन। Then next is something easily broken is fragile, ये हमने देखा है। A place of clothes, standard languages कबर्ड नहीं होता है, wardrobe होता है। Then history, place of person written by that, सॉरी, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय दैट पर्सन। वो बंदा खुद के बारे में सब कुछ लिख रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा? ऑटोबायोग्राफी। अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स, एक ऐसी बुक होती है काफी मल्टीपल बुक्स होती है, A to Z बहुत सारे सब्जेक्ट्स को वो कवर करती है, तो उसे बोला जाता है एनसाइक्लोपीडिया। क्या आप लोगों के पास है या आपके लाइब्रेरी में है? आप लोगों ने कभी देखी है एनसाइक्लोपीडिया?
नहीं देखी है तो जरूर देखना, बहुत अच्छी, बहुत बहुत अच्छे इंफॉर्मेशन होता है उसमें। नेक्स्ट, अ पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, पहिया पहिया चलने वाले लोगों को क्या बोला जाएगा? पेडिट्रिशियन। देन ये हमने लॉ में, नेक्स्ट वर्ड जो हमने लॉ में, लॉ में बहुत पढ़ा है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में स्पेशली बहुत पढ़ा है, इंटिमिडेशन बाय थ्रेट। इंटिमिडेशन मतलब डर, डराना। इंटिमिडेशन बाय, आर यू इंटिमिडेटेड बाय मी, मतलब क्या आपको मेरे से डर लग रहा है? ऐसे बहुत, ऐसे आप ऑफेंस हो गए हो मुझसे, ऐसे। इंटिमिडेटेड बाय थ्रेट एज कोर्शन। देन अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, कोई प्रीवियस प्रिपरेशन नहीं है, सडनली बोला आके बोलो। स्कूल्स में होता है ना एक्सटेम्पर, स्कूल में होता है ये एक्सटेम्पर। देन नेक्स्ट, अ गवर्नमेंट रन बाय डिक्टेटर, हमारे महान हिटलर का जो गवर्नमेंट था उसे क्या बोला जाएगा? ऑटोक्रेसी। अ पर्सन स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेजेस, फॉरेन लैंग्वेजेस उसको आती है तो उसे बोला जाएगा लिंग्विस्टिक। ये जो नेक्स्ट वर्ड है, आपके काफी फ्रेंड्स होंगे या आप भी कोई होंगे तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। वन हु डज नॉट टेक एनी अल्कोहलिक ड्रिंक्स, तो उसे क्या बोलेंगे? टीटोटॉलर। क्या बोला जाता है? टीटोटॉलर। क्यूट वर्ड है टीटोटॉलर। जो बंदा बिल्कुल भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं लेता है तो उसे बोलता है टीटोटॉलर। देन नेक्स्ट, समथिंग दैट कैन नॉट बी कैरिड इजीली, ऐसी चीज जिसको इजीली हम कैरी नहीं कर सकते, डिफिकल्ट है कैरी करना, उसे बोला जाता है पोर्टेबल। हम उसे बोला जाता है पोर्टेबल। देन आई मिस्ड एक वाला पॉइंट, एक फर्स्ट पेज पे मैंने एक मिस किया है, मेरे को याद आया अभी, वो है समवन हु लीव्स वन कंट्री टू सेटल इन अनदर इज कॉल्ड एज इमिग्रेंट। इमिग्रेंट मतलब जब बंदा यहाँ से विदेश जा रहा है, जब वो अपनी कंट्री छोड़ के जा रहा है तब वो इमिग्रेंट होता है, जब वो वहां चला जाता है उस कंट्री में पहुंच जाता है तब वो इमिग्रेंट हो जाता है। डिफरेंसेस एक ये जब ई वाला जो वर्ड शुरू होता है ना इमिग्रेंट, ये इमिग्रेंट वाला जो वर्ड शुरू होता है EMIGRANT वाला जब शुरू होता है ना, तब बंदा अपना कंट्री छोड़ के जा रहा हो दूसरे कंट्री में सेटल होने के लिए, तो उसे बोला जाएगा इमिग्रेंट, ये वाला। और जब IMM वाला आता है ना, तब ये आई वाला जब इमिग्रेंट आता है तब वो उस कंट्री में जाके सेटल हो गया होता है, तो उस कंट्री का वो क्या हुआ? इमिग्रेंट हो, बाहर से आए वाला इंसान हो गया उस कंट्री के लिए। जब वो खुद की कंट्री, खुद की प्लेस को छोड़ के दूसरे से प्लेस पे जाता है तब वो बन जाता है ई वाला, ई वाला। जब वो उस कंट्री में पहुंच जाता है तो वो हो जाता है आई वाला भी, इमिग्रेंट। ओके, तो ये था आज का हमारा, क्या था हमारा आज का वन वर्ड फॉर मेनी वर्ड्स। अच्छा था ना, कुछ ज्यादा डिफिकल्टी ये भी नहीं था मेरे ख्याल से, आप 2-3 बार इसको रीड करोगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो वैसे आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने एक नई चीज पढ़ी, वो ये थी यूफनी वाली, है ना। EU वाले वर्ड को स्टार्ट होता है तो उसे कहते हैं गुड, EU से कुछ भी वर्ड स्टार्ट होता है तो उसे बोलते हैं, EU से स्टार्ट होने वाले वर्ड को बोलते हैं गुड। फनी का मीनिंग तो साउंड है, तो जो भी EU से स्टार्ट होगा इट मींस समथिंग गुड। आपको एक होमवर्क दिया हुआ है, याद से करना, बिल्कुल भूलना मत होमवर्क करने के लिए, वो होमवर्क को याद से करना। देन हमने आज दो होमोफोन्स देखे, एक है हैंगर एंड देन एक है इमिग्रेंट। हमने 2 होमोफोन्स देखे, ये भी आप नोट कर लो। हमने 2 होमोफोन्स देखे, एक नया वर्ड, एक नई तरीके का एक वोकैबुलरी हमने सीखा, और हमने आज सबसे बड़ा मेन जो हमने सीखा है वो है वन वर्ड फॉर मेनी वर्ड्स, जो आपको बहुत काम में आएंगे। इजी रहना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, सब आसान ही है, बोला मैंने इजी है। आप इतना भी कर लोगे ना पहले परफेक्ट, तो बहुत हो जाएगा। बाकी फिर हमें थोड़ा सा खुद के फेथ, हमें थोड़ा फैटलिस्ट होना पड़ेगा। एंड हाँ, और आपको अगर ये जो है हमारे लिस्ट, इससे वन वर्ड फॉर मेनी वर्ड्स को अगर लर्न करने का एक तरीका चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हो कि इसमें क्या बहुत से वर्ड्स है ना जो आपको आपके फ्रेंड के साथ या खुद के साथ या घर वालों के साथ या फिर आपके आसपास के लोगों के साथ आप उसको क्या बोलते हैं, कनेक्ट कर सकते हो। तो आप उनको उसके साथ जोड़ लो, कनेक्ट कर लो, और उस वर्ड को उस बंदे के वजह से याद रखो। जैसे एक हम लेते हैं एक वर्ड, हाँ, वन हार्ड टू प्लीज, वन हु इज हार्ड टू प्लीज, फैस्टिटियस वाला। हाँ, ये हम लेते हैं वर्ड। यहाँ पे आप देखो तो आपके घर में आप कितना भी घर साफ करो, कितना भी आपका रूम अच्छा रखो, मम्मी ना कोई नुक्स निकाल ही लेती है। मम्मी आगे बोलेगी, बेटा क्या गंदा कर रखा है रूम, इतना गंदा रूम है, छी छी छी, भगवान किसके रूम में आ गई मैं।
मम्मी बोलती है ना, सबकी मम्मी बोलती है, मम्मी को प्लीज एटलीस्ट साफ सफाई में तो हम मम्मी को चैलेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, मम्मी की साफ सफाई बहुत बहुत औसम होती है और हम तो मम्मी के लिए तो हम खुद साफ सफाई करते ही नहीं है। तो मम्मी को प्लीज करना इजी नहीं हुआ, तो हम मम्मी को क्या बोलते हैं, मम्मी का कैसा नेचर है, हमारे मम्मी सबके मम्मी का नेचर कैसा है, फास्टिटिलियस। तो इस तरीके से ये फास्टिटिलियस मम्मी का नेचर, मतलब भैया नॉट इजी टू प्लीज, मम्मी को इजीली हम प्लीज नहीं कर सकते, उसको बाहरी की जैसे बेडशीट ऐसे कड़क कड़क चाहिए, बिल्कुल भी एक साल नहीं होनी चाहिए, एक इतना सा भी डस्ट नहीं दिखना चाहिए उसको, उसी को दिखेगा डस्ट किधर है, हमें तो दिखेगा भी नहीं। तो मम्मी का नेचर कैसा है, बहुत बारीकी से देखने वाला, उसको चीजें एकदम छोटी छोटी चीजें भी परफेक्ट चाहिए उसके अपने आसपास, अपने उसके घर में, मम्मी के घर में, मम्मी के घर है वो, हमारा थोड़ी है, हम तो बाहर रहते हैं। तो दैट इज मम्मी का नेचर कैसा है, मम्मी का नेचर कैसा है, फास्टिटिलियस। ऐसे आप इसमें आप बहुत से वर्ड्स है जिसको आप रिलेट करके किसी को याद करके याद कर सकते हो। जैसे आपका कोई फ्रेंड है जो खुद की बहुत बड़ाई करता है, बहुत बड़ाई करता है, तो उसको आप याद करके बोल सकते हो और वो तो इगोटिस्ट है, बहुत खुद ही के लिए करता है। ऐसा कोई होगा, आपका छोटा भाई है, छोटा सा भाई है आपका या बहन है, कोई भी है, वो बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स करता है, या आप उसको क्या बोलेंगे, उसको बोल देना तू कोकोग्राफर है, सॉरी कैकोग्राफर है, कैको इट्स नॉट कोको आल्सो, इट्स कैकोग्राफर, तू कैकोग्राफर है, तू कितनी मिस्टेक्स करता है, तेरी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है, तो वैसे आप बोल सकते हो। एंड चुविनिस्ट तो हम बहुत रेगुलरली वर्ड सोच रहे हैं तो इट्स इजी। देन ऐसे काफी सारे वर्ड्स हैं जो आप उसी तरीके से याद कर सकते हो। एक किसी को बुक्स बहुत पढ़ना पसंद है तो आप उसको बिब्लियोफाइल बोल सकते हो, बिब्लियोफिल बोल सकते हो। आप उस बंदे को अब बहुत के तो इंस्टा डिस्क्रिप्शन ही होता है बिब्लियोफिल्स, तो आप उसको वैसे याद रख सकते हो, भैया वो बंदा वैसा है। एक इंसान को मल्टीपल, आपके इसमें शायद किसी को बहुत सारी लैंग्वेज आ सकती होगी, तो उसको आप बोल सकते हो मल्टीलिंगुअल। तो आई थिंक यू गॉट द ड्रिल कि क्या करना है, किस तरीके से आपको चीजें लर्न करनी है। इसको लर्न करने का बस ये एक ही तरीका है और आपको ऐसे ही लर्न करना होगा, ठीक है। मतलब आपके पास कोई और अच्छा तरीका तो वैसे लर्न करो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे तरफ से सब ग्रीन सिग्नल है अपने तरफ से। तो अभी हम यहाँ पे इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे स्पेलिंग मिस्टेक्स को कैसे बचाएं, हम स्पेलिंग मिस्टेक्स क्यों करते हैं, किस तरीके से हमें थोड़े से ट्रिक्स मिलेंगे जो आपके बुक में ऑब्वियसली दिए वहीं से हम करने वाले, तो थोड़े से ट्रिक्स मिलेंगे कि किस तरीके से हम स्पेलिंग मिस्टेक्स होने से बचाए, खुद की स्पेलिंग मिस्टेक्स होने से बचाए और हम कैकोग्राफर ना रहे। स्टार्ट यूजिंग दिस वर्ड इन योर डेली लाइफ, ओके। हम कैकोग्राफर ना रहे। तो ये लेक्चर हम इधर खत्म करते हैं। होमवर्क जरूर करना, आपके इसमें से 2-3 लोग ही होमवर्क करते हैं यार, बाकी के लोग भेजो तो सही। आज का तो शायद से थोड़ा सा कर लो, न्यू वर्ड मिलेगा आपको, आप ढूंढ लोगे तो क्या पता यही वर्ड एग्जाम में आ गया तो चलो आप लोग ये होमवर्क करो, मुझे बताओ आपका आंसर क्या है। अगर नहीं मिल रहा है आपको तो बिंदास मुझे पूछो, मैं बता देती हूँ क्या है। एंड चाहो तो थोड़े और ईयू से रिलेटेड जो भी वर्ड्स होंगे आप वो देख सकते हो, तो आप वो देख लो। आप खुद से थोड़ा बहुत इतना रिसर्च कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ज्यादा मत करना कि यही मत लर्न करते बैठना, थोड़े बहुत और इजी जो आपको लगेंगे वो कर लेना, ठीक है। तो चलो हम ये लेक्चर को यहीं रोकते हैं, खत्म हो गया अभी। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे स्पेलिंग्स के लिए और हम कैकोग्राफर ना बनने की कोशिश करेंगे। चलो देन, सी या, बाय बाय।